नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। 150 क्वेश्चन लेकर आए आज की वीडियो में। हम 150 क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर 2019 का है, यूपी पीसीएस का पेपर फर्स्ट। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो 50 क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड पार्ट में देखेंगे 50 क्वेश्चन, और थर्ड पार्ट में देखेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, 200 नंबर का आता है, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.33 का अंक का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और ये 2 घंटे का होता है। ठीक है, दो घंटे का होता है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तरफ वनस्पति के प्रकार दिए हैं और दूसरी तरफ इसके क्षेत्र दिए हैं। ठीक है, एक कह रहा है मॉक्वी के सामने दिया है कैलिफोर्निया, फिम्बस के सामने दिया है भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र, और सी में दिया है इसमें चेपरेल दक्षिण अफ्रीका, और डी दिया है इसमें मेटोरेल चिली। कौन सा राइट होगा चारों में? तो मॉक्वी को मिलाना है हमें भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र से, फिम्बस को मिलाना है हमें दक्षिण अफ्रीका से, चेपरेल है कैलिफोर्निया में। ठीक है, और मेटोरेल है चिली में। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? पहले का 2, बी का 3। पहले का 2 एक में ही है, तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ देश दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी है। ठीक है, इसके सामने दिया है उज्बेकिस्तान के सामने ताशकंद, तजाकिस्तान के सामने है दुशांबे, और किर्गिस्तान के सामने है बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान के सामने अशगाबाद। तो कौन सा राइट होगा ए बी सी डी में से? तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकंद, तजाकिस्तान की है दुशांबे, किर्गिस्तान की है बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान की है अशगाबाद। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ दिए प्राकृतिक वनस्पति और एक तरफ दिया है क्षेत्र। ए है अधिजीवी वनस्पति के सामने दिया है भूमध्य सागरीय, और बबूल के सामने दिया है भूमध्य रेखीय, और बेओब के सामने सहारा, और देवदार के सामने दिया है सवाना। तो कौन सा राइट होगा चारों में से? तो अधिजीवी तो हो जाएगा भूमध्य रेखीय से। ठीक है, बबूल हो जाएगा सहारा से, और बेओब हो जाएगा बेओब, ये हो जाएगा सवाना से, और देवदार हो जाएगा भूमध्य सागरीय से। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए ऑप्शन राइट होगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए है पिग्मी कांगो बेसिन, और ये दिया अंगामी नागालैंड, एनू जापान में, और किर्गिज सूडान में। तो कौन सा राइट होगा इसमें? ए पिग्मी सही है, अंगामी नागालैंड में भी सही है, एनू जापान में सही है, और ये किर्गिज जो है ये है आपका मध्य एशिया में।
मध्य एशिया। ठीक है, तो इसमें यही गलत होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए दूसरे कथन को कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण है हिंद महासागर से तटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। ऑप्शन देख लेते हैं। कथन ए कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। इसमें कथन दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। और सी है कथन ए सही है किंतु कारण गलत है। कथन ए गलत है और कारण सही है। कौन सा सही होगा इसमें? ये है हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। राइट है। कह रहा है हिंद महासागर से तटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। ये भी सही है। हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है क्योंकि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। नहीं, व्याख्या नहीं करेगा। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें 5 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व कौन सा सही क्रम है इनका? एक ए है मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर। आपको बताना है पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे चलना। ठीक है। बी है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। सी है मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर। डी है सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। क्या होगा इसमें? पहले आएगा पहले आएगा सतपुड़ा, फिर आएगा महादेव, फिर आएगा मैकाल, फिर आएगा छोटा नागपुर। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या कह रहा कथन है? भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और कारण कह रहा है हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। दोनों कथन सही हैं, सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन कथन सही है, कथन कारण दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है, आर सही है। क्या होगा इसमें? चलिए देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। राइट है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। ये भी सही है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। ए ऑप्शन राइट होगा, व्याख्या भी सही करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। 8वां क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन जो है सुंदर एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदान का, बी है लोयस के मैदान का, सी है हिमनदीय मैदान का, और डी है जलोढ़ मैदान का। क्या राइट होगा इसमें? तो वो होगा आपका इसमें बी ऑप्शन। 8 का सरोवरीय मैदान होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपना भ्रंश घाटी प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है? ए है चंबल, बी है दामोदर, सी है गंडक, और डी है रामगंगा। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होगा बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ए है शीतोष्ण घास के मैदान, बी है उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, सी है उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, और डी है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा ऑप्शन डी राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में है। ए है, फर्स्ट है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। सेकंड ऑप्शन है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्र जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन है, बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 3, तीनों सही। क्या होगा इसमें? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं, और बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसमें होगा डी ऑप्शन राइट, तीनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्यों के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण है, शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। वही है, कथन कारण दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है, और बी है कथन कारण दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है, और कथन ए सही है किंतु कारण गलत है, और कथन गलत है किंतु कारण सही है। क्या ऑप्शन होगा? अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। ठीक बात है। अब ये कह रहा है शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। ये भी सही बात है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्यों के सिक्कों के प्रचलन का नियमित करने का प्रयास किया, क्योंकि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का
ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था? नहीं, व्याख्या नहीं करेगा, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्रम में लगाना है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, फर्स्ट है सरनाल का युद्ध, सेकंड है बिलग्राम का युद्ध, थर्ड है धर्मत का युद्ध और फोर्थ है जजाऊ का युद्ध। क्रम में लगाना है, लगाइए। जो सरनाल का युद्ध है वो हुआ है 1572 में। जो बिलग्राम का युद्ध है वो हुआ है 1540 में। जो धर्मत का युद्ध है वो हुआ है 1658 में। और जो जजाऊ का युद्ध है वो हुआ है 1707 में। ठीक है, और जो सरनाल का युद्ध हुआ है वो हुआ है मोहम्मद हुसैन और मिर्ज़ा के, ये मुग़ल और मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा के बीच। ठीक है, बिलग्राम का जो युद्ध है, ये सरनाल का युद्ध गुजरात में हुआ। ठीक, और ये बिलग्राम का जो युद्ध है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ है। ठीक है, बिलग्राम का। और जो धर्मत का युद्ध है वो हुआ है औरंगजेब और जसवंत सिंह राठौर के बीच, धर्मत का। और जो जजाऊ है ये हुआ बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच। ठीक है, अब इनको क्रम में देख लेते हैं। एक 1572 और ये है 1540। 1540 वाला पहले आ जाएगा, तो सेकंड किस में है? एक तो इसमें है, एक इसमें है। फिर 1540 के बाद कौन सा आएगा? ये आएगा फिर 1572, फिर ये ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हठयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है, फर्स्ट है हठयोग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, और सेकंड है हठयोग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं। कौन सा राइट होगा? हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, सही बात है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 देख लेते हैं क्या कहता है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट एकता व्यवस्था की नहीं है? विशिष्ट एकता व्यवस्था की नहीं है। ए है एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बी है सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। और सी है एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। और डी है मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। कौन सा सही नहीं है इसमें? एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी था। ऑप्शन सी एकता एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। और डी है मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व सैनिक रखने पड़ते थे, ये भी सही, ये सही बात है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये में गलत ही पूछ रहा है। चलते हैं आगे।
देखते हैं 16वां क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहले इसको हम गोल कर लेते हैं, ठीक है। न सुमेलित नहीं बताना है। एक तरफ पुस्तकें दी हैं और एक तरफ लेखक दिए हैं। तो ए है तबकात नासरी, जो पुस्तक है वो किसकी है, इसके सामने दिया है मिनहाज उस सिराज जसजानी, ठीक है। बी कह रहा है तारीख ए फ़िरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ। सी है तुगलकनामा इब्न बतूता और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। कौन सा राइट होगा इसमें, कमेंट करिए। तो इसमें होगा तबकात नासरी, ठीक है। मिनहास उस सिराज की है। तारीख फ़िरोज शाही शम्स सिराज अफीफ़ की है, ये भी ठीक है। और हुमायूं गुलबदन बेगम, ये भी ठीक है। लेकिन ये तुगलकनामा जो है, तुगलकनामा है किसकी, अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहे नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1870, ऑप्शन बी है 1872, ऑप्शन सी है 1874, ऑप्शन डी है 1876। कौन सा राइट होगा, कमेंट करिए, बताइए। चलिए देखते हैं। इसमें होगा ऑप्शन बी राइट। नेटिव मैरिज एक्ट जो आया था, जो पारित हुआ था, वो हुआ था 1872 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है। आंदोलन है एक तरफ वर्ष है। पावना है और ये दिया इसके सामने 1855 से 56। एका के सामने दिया है 1873 से 1885। संथाल दिया है, संथाल के सामने दिया 1922 और ताना भगत के सामने दिया है 1914। इनको मिलान करना है और बताइए क्या होगा आंसर इसका। जो पावना हुआ है वो हुआ है 1873 से 85, ठीक है। एका जो हुआ है वो हुआ है 1922 में, ठीक है। और जो संथाल हुआ है वो हुआ 1855 से 56 में और ताना भगत जो हुआ 1914 में हुआ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, ए का सेकंड बी का थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड, यही ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए है भारतीय जल सेना अधिनियम के सामने 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और सांप्रदायिक निर्णय 1933। कौन सा राइट नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें होगा आपका ए भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, ये तो राइट है।
सविनय विज्ञान आंदोलन जो हुआ है वो 1930, ये भी ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 में होता है, ये भी ठीक है। तो बचा एक ही ऑप्शन, सांप्रदायिक निर्णय, ये ऑप्शन गलत है। कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में, 1932 में हुआ था, ठीक है, 16 अगस्त 1932। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। इनको भी कालानुक्रम में लगाना है। साइमन कमीशन, साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई? और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं ये, कौन सा राइट होगा? साइमन कमीशन जो आया था वो आया था 1927, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है वो हुआ है 1919 में। और दांडी यात्रा जो निकली है महात्मा गांधी की, वो कितने में निकली है? वो निकली 1930 में, ठीक है, 1930। और फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु हुई है वो हुई है 1915 में। कौन सा पहले आएगा? फिरोज शाह मेहता इसमें एक में है और इसमें भी है, ठीक है। अब आएगा कौन सा? 15 से ये आएगा 19, ठीक है। तो सेकंड आएगा। अब सेकंड इसमें है नहीं तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन? INA के अधिकारी पर मुकदमा चलाया गया था। ए है लाल किला दिल्ली में, बी है ग्वालियर फोर्ट में, सी है आमेर फोर्ट में जयपुर, और डी है आगरा फोर्ट में। क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? कमेंट करिए और बताइए। इसमें जो होगा ऑप्शन आपका वो होगा ए ऑप्शन, ठीक है, लाल किला दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण है वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान था, विद्वान और प्राच्य विद्या का एक प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ए है दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है। ऑप्शन बी है कथन सही है, दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। कौन सा राइट होगा इसमें? देखते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया था। राइट बात है, अच्छी बात है, यही था। वॉरेन हेस्टिंग स्वयं का एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये भी सही बात है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया था
क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का एक प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। नहीं, व्याख्या सही नहीं है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी 23 है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, और सेकंड ऑप्शन है, राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों सही, और डी है दोनों गलत। कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा डी ऑप्शन। क्यों होगा, अब ये भी बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित नहीं है। किस पर आधारित है? सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित है। सूर्य एंड चंद्रमा की गति पर। सेकेंड इसे कब अपनाया गया है? इसको जो अपनाया गया है वो अपनाया गया है 22 मार्च 1957 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग या लेखा परीक्षा से अलग किया गया और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1976, ऑप्शन डी है 1981। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कमेंट करिए। इसमें होगा ऑप्शन सी 1976। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका महात्मा गांधी, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। कथन दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है। कथन कारण दोनों सही हैं, व्याख्या सही नहीं है। और ऑप्शन सी है इसमें ए सही है, आर गलत है। और ऑप्शन डी है इसमें ए गलत है किंतु आर सही है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका, देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, सही है। और ये कह रहा है संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये भी ठीक है। इसमें अब इसकी व्याख्या के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता प्रदान करता है। नहीं, व्याख्या सही नहीं होगी, ऑप्शन बी राइट होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 भारतीय संघात्मक व्यवस्था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सही नहीं। तो कौन सा सही होगा इसमें? तो ऑप्शन पहला सही होगा और दूसरा गलत, यानी कि केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। सार्वजनिक, अच्छा सुमेलित नहीं है, पहले इसको देखना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में दिया गया है और दल बदल ग्रुप का विरोध 10वीं अनुसूची में दिया है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन होगा सी साइड, ये गलत है क्योंकि ये द्वितीय अनुसूची में नहीं आता है, ये आता है हमारा 4th अनुसूची में, ठीक है, 4थी अनुसूची में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 32। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा ऑप्शन सी राइट, 29, यानी 29 विषय हैं इसमें, ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में बताना कौन सा कथन सही है। यह 1977 में अस्तित्व में आया और इसका जो प्रधान जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। केवल 2, 1 और 2 और केवल 1 और दोनों सही, दोनों मतलब दोनों गलत। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए, कमेंट करिए जल्दी। तो इसका सेकंड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसका जो प्रधान है वो कैबिनेट सचिव नहीं होता है, ठीक है। ये 1970 में अस्तित्व में आया था। तो इसमें केवल एक ऑप्शन होगा और ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ए है त्रिपुरा, बी है सिक्किम, सी है नागालैंड और डी है उपरोक्त सभी। क्या राइट होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन ए राइट, यानी कि त्रिपुरा होगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। अब ये एक ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 हैव द बॉडी ऑफ परमादेश है, वी कमांड, और सी ऑप्शन है प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड। ऑप्शन डी है अधिकार परीक्षा, वाई वॉट अथॉरिटी। कौन सा सुमेलित नहीं है? कमेंट करिए और बताइए। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 112 में। क्वेश्चन को देखते ही एकदम से कमेंट आना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन होगा। क्या राइट होगा बताइए? इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट, 110 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है? ए है मोतीहारी आमलेखगंज, बी ऑप्शन है दरभंगा और आमलेखगंज, ऑप्शन सी है मोतीहारी काठमांडू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा बताइए? इसमें आपका ऑप्शन होगा ए मोतीहारी और आमलेखगंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। ये यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें क्षेत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ए है बाकू अजरबैजान, बी है बिश्केक किर्गिस्तान, सी है इस्तांबुल तुर्की और डी है मार्केश मोरक्को। क्या ऑप्शन राइट होगा? इसमें होगा ए ऑप्शन राइट, बाकू अजरबैजान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMF के नवनियुक्त प्रबंधक निदेशक कौन है? ए ऑप्शन है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टिन लेगार्ड, ऑप्शन बी है क्रिस्टिन लेगार्ड, ऑप्शन सी है रघुराम राजन, ऑप्शन डी है सुरजीत भल्ला। क्या राइट होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें होगा ए ऑप्शन राइट, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों की कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया है। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? लक्ष्य, प्रतिभा, ध्रुव या परिवर्तन? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका होगा ऑप्शन सी राइट, ध्रुव। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। सूची फर्स्ट दी है और सूची सेकंड, इनको मिलाना है। थॉमस कुक के सामने दिया है भारत भारती सम्मान के विजेता, और ग्रेटा थनबर्ग के सामने दिया है हांगकांग के नेता, और डॉक्टर ऊषा किरण के सामने दिया पर्यावरण कार्यकर्ता, ऑप्शन डी दिया है कैरी लेम के सामने ब्रिटिश टूर ट्रैवल कंपनी। ये ऑप्शंस हैं आपके, कमेंट करिए और बताइए। इसका होगा ए ऑप्शन, मतलब कि ये ए हो जाएगा आपका, थॉमस कुक जाएगा ब्रिटिश टूर एंड ट्रैवल कंपनी। ग्रेटा थनबर्ग है इसमें भारत भारती के सम्मान के विजेता, और ऊषा किरण है ग्रेटा थनबर्ग, इससे नहीं होगा ये। थॉमस कुक होगा। ब्रिटिश टूर एंड ट्रैवल कंपनी।
ठीक है। और उषा किरण होगा भारत भारती के सम्मान के विजेता, ठीक है। और ये ग्रेटा थनबर्ग जो है पर्यावरण से है, और कैरी लेम जो है हांगकांग के नेता से है, ठीक है। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ये है डी ऑप्शन राइट होगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 39वां क्वेश्चन है, वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया? सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? ईथर डफ्लो, गेट्री थेरेसा कोरी, मारिया जोपर्ट और एलिनार ओस्ट्रोम। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा एलिनार ओस्ट्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? ए है 2019 से 2035, बी ऑप्शन है 2019 से 2029, ऑप्शन सी है 2019 से 2022, ऑप्शन डी है 2019 से 2024। कौन सा ऑप्शन राइट होगा कमेंट करिए। ये है 10 वर्षों की अवधि के लिए है, तो ये होगा 19 से 29, ठीक है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ए है वाराणसी, बी है मैसूर, और सी है नई दिल्ली, और डी है शिमला। कौन सा राइट होगा? भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, तो ये होगा आपका मैसूर में, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा है वो क्या है, कब तक है? वो 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक या 2040 तक? कमेंट करिए और बताइए कब तक है। तो ये जो लक्ष्य रखा है भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता, तो ये होगा आपका 2030, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। (43) क्या कह रहा है? चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? ए है GSLV Mk3 M1, GSLV Mk2 M2, GSLV Mk4 M8, GSLV MKV M4। कमेंट करिए और बताइए क्या राइट होगा। तो इसमें GSLV का प्रयोग तो किया गया है, ठीक है, हर किसी में किया गया है। और Mk3 और M1, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में बताना है। इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ। ऑप्शन सेकंड है, यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही और दोनों गलत। इसका जो उद्घाटन हुआ नोएडा में ही हुआ है, ठीक है। इसका जो उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है, ये भी ठीक है। दोनों ऑप्शन राइट होंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45
निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, यानी ब्लड जो होता है वो वाइट होता है, सफ़ेद होता है? छिपकली का। ए ऑप्शन है छिपकली, बी ऑप्शन है तिलचट्टा, सी ऑप्शन है घरेलू खटमल, और ऑप्शन डी है मगरमच्छ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें होगा बी ऑप्शन राइट, तिलचट्टा। ठीक है। 46 है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीवाणु विकास। जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करता है? ऑप्शन ए है दालें, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है गन्ना। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा दालें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। जब किसी साबुन के बुलबुले को अब आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा? जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित करेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। ऑक्सीटोसिन के सामने हार्मोन है, एस्पार्टेम के सामने संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रिन के सामने विशिष्ट रबड़ है, रेयान के सामने रूपांतरित स्टार्च है। क्या सही होगा इसमें ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा डी, रेयान रूपांतरित स्टार्च से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? ठीक है। ए है कपास, बी है केस या बाल, सी है लूता या रेशम, स्पाइडर सिल्क भी बोलते हैं, और डी है खुर। कौन सा राइट होगा? तो जो प्रोटीन का वो है तो ये नहीं है, कपास। ऑप्शन ए राइट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट फर्स्ट का। ठीक है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म करने पर गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती। ए है संचालन द्वारा, बी है संवहन और विकिरण द्वारा, और सी है दोनों सही, और डी है कोई सा सही नहीं। कौन सा सही होगा? तो इसमें संचलन भी होता है और संवहन और विकिरण भी होता है, तो दोनों ऑप्शन राइट होंगे, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन लेकर आए। पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन करें। अब हम पार्ट सेकंड लाएंगे। इसका पार्ट हम जब सेकंड लाएंगे तो उसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। 50 क्वेश्चन करेंगे। फिर अगली वीडियो में आएंगे तो हम पार्ट थर्ड में फिर उसमें 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।